बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के अंदर वेलकम। और आज हम आगे बढ़ते हैं जी और बात करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी अवामी इंतज़ामिया के मुताला के नुक्ताए नज़र या मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम अप्रोचेस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 6 बेसिक अप्रोचेस हैं जिनको स्टडी किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है सबसे पहले, उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच है, फिर है बिहेवियरल अप्रोच, और फिर है जी इकोलॉजिकल अप्रोच, केस स्टडी अप्रोच है नंबर 5 पे, और नंबर 6 पे कंपैरेटिव अप्रोच है। तो हम वन बाय वन जो है वो इन्हें स्टडी करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये अप्रोचेस क्या हैं और किस तरह से ये हेल्प करती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करने में, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में ये अप्रोचेस जो है वो क्या रोल अपना प्ले कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी फर्स्ट अप्रोच की, जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच आती है वो क्या है जी। अच्छा, इससे पहले हम जरा अप्रोच को समझ लें। इसको ऑलरेडी मैं आईआर सीरीज के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि हम वहां पे भी डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी करते हैं। तो अप्रोच का मतलब होता है किसी भी चीज को मुख्तलिफ एंगल से देखना। ठीक है, तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोचेस का मतलब ये है कि ये जो 6 अप्रोचेस हैं इसके 6 स्कॉलर्स हैं। 6 मुख्तलिफ तरह की जो अप्रोचेस हैं उसके बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं 6 एस्पेक्ट्स के अंदर या 6 अप्रोचेस के अंदर। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो एक के मानने वाले हैं, कुछ हैं दूसरे के मानने वाले, कुछ हैं तीसरे के मानने वाले। तो डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट अप्रोच को स्टडी करते हैं और मानते हैं, और वो समझते हैं कि ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है दूसरे की बनिस्बत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए या उसे समझने के लिए। ठीक है, तो अप्रोच का मतलब क्या है, मुख्तलिफ नुक्ताए नजर। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहली अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो है जी द क्लासिकल अप्रोच, यानी कि क्लासिकल नुक्ताए नजर क्या है। अब क्लासिकल अप्रोच का मतलब जो हमें सबसे पहले समझ आ रहा है वो अप्रोच का मतलब ही ये है कि ये क्लासिकल है। ठीक है, क्लासिकल नॉर्मली हम जो है वो कुछ पुरानी जो चीजें होती हैं उनसे हम लिंक करते हैं क्लासिकल चीजों को। जैसे हम कहते हैं जी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है जी, एक ऐसा म्यूजिक जो पहले टाइम पे फेमस था या पहले जमाने का था उसको क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। इसी तरह से मतलब तो पुरानी चीजें जो है उससे हम लिंक करते हैं क्लासिकल को। तो क्लासिकल का मतलब यहां पे है जी ओल्डेस्ट। ये ओल्डेस्ट अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसको ट्रेडिशनल भी कहा जाता है और समटाइम इसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल रिवायती, ट्रेडिशनल हो या क्लासिकल हो एक ही है, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको। अच्छा, और इसके लार्जेस्ट फॉलोअर्स हैं। क्लासिकल अप्रोच जो है इसके लार्जेस्ट फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के जो फॉलो करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच को वो यही हैं। इनके अगर मेजर सपोर्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स इसके जो है मेजर सपोर्टर हैं, तो एलडी वाइट साहब हैं हमारे पास, लूथर गुलिक साहब हैं पोस्ट कॉप जिन्होंने दिया था, और लेंडार उर्विक हैं उर्विक। तो ये जो हमारे पास 3 मेजर स्कॉलर्स हैं ये जो हैं इस क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के जो हैं वो सपोर्टर्स हैं, इसके हक में हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो बेसिकली इसके 4 जो हैं वो बेसिक फीचर्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से, लेकिन 4 बेसिक फीचर्स में क्या है जी इस क्लासिकल अप्रोच के कि सबसे पहला फीचर है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी जो आपकी पोस्ट है, जो पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, उससे पर्सनली आपने अटैच नहीं होना कि यानी ये एसी साहब हैं वो पर्सनली ये समझें कि ये कुर्सी उन्हीं की है, उसके ऊपर आके बैठ गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि वो एक ऑफिशियल पोस्ट है जहां पे वो कुछ टाइम के लिए आए और उसके बाद वहां से ट्रांसफर होके चले जाएंगे। ठीक है, तो इम्पर्सनैलिटी है पोस्ट के साथ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन इन वर्क्स में है, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म है इस अप्रोच के अंदर, यानी कि आपकी स्पेशलाइजेशन है और स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के ऊपर आप जो है आपको अपॉइंट किया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। थर्ड पे क्या है जी, एफिशिएंसी है, स्पीड या एक्यूरेसी जो है इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, के काम करने की इस्तेदाद को बेहतर करना और बेहतर तरीके से जो है वो उसको अंजाम देना। और चौथा क्या है, हिरार्की है इस अप्रोच के अंदर, यानी कि टॉप टू बॉटम या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। टॉप टू बॉटम पावर डिवीजन है, जो ताकत है जो वो सबसे ज्यादा ऊपर है। उसके बाद जो है वो मोनोक्रेटिक है, जो ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे वो डिवाइड हो रही है अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी एंड पावर का यहां पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर 4 फीचर्स हैं जिसके गिर्द ये घूमती है। अब अगर मजीद फीचर्स की बात करते हैं इस क्लासिकल अप्रोच के अंदर कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिकल अप्रोच क्या है, कि जो सरकारी जो हुकूमत इंतजामिया है, सरकारी इंतजामिया, उसके अंदर ये पहली अप्रोच है। तो उसमें अगर हम फीचर्स में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है जी, डिस्क्राइब एज अ सेट ऑफ फैक्ट्स डज नॉट बिल्ड एनी थ्योरी। अब ये बेसिकली एक थ्योरी के तौर पे स्टडी नहीं की जाती, बल्कि ये फैक्ट्स के तौर पे जो चीजें मौजूद है उनके तौर पे इसको मैनी टाइम्स जो है डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है जी, डिस्क्रिप्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है इसका, कि ये डिस्क्रिप्टिव है और साथ में इंस्टीट्यूशनल जो है वो इसका कैरेक्टर है। कैसे इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है, लिंक्स बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये ताल्लुक पैदा करती है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मतलब ये इसका थर्ड फीचर है कि भाई ये जो है इसका, ये इस थ्योरी के अंदर क्या माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, उसका काम है इंस्टीट्यूशंस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो है वो ताल्लुक पैदा करना। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पे हमारे पास फीचर है जी, टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉलिटिकल बट टेक्निकल, कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टास्क एक्चुअली में क्या है, वो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि टेक्निकल टास्क है। टेक्निकल टास्क का मतलब क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने कहा था कि पॉलिसी जो मेकिंग है वो पॉलिसी मेकिंग किसका काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बताती है ओवरऑल, चाहे वो कोई भी थ्योरी हो, लेकिन उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है, उसको इंप्लीमेंटेशन फील्ड के अंदर जो होगी वो जो है वो किसका काम है, वो हम ये कह सकते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इसका काम पॉलिटिकल नहीं है बल्कि टेक्निकल है। विल ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी यहां पे जो है वो यूज होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी की विल होगी वही होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही इस अप्रोच के तहत जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, गुड गवर्नमेंट ही जो है वो इस चीज की जामीन है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक हुकूमत जो है वो अच्छी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छी हो सकती है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि अच्छी हुकूमत होगी यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, अल्टीमेटली वो करप्शन से पाक होगा, तभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी और उसकी गवर्नेंस भी बेहतर होगी, वरना यहां पे भी लूट मारे तो वहां पे भी होगी। नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्फ गवर्नमेंट, कि इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे है वो नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो एज ए होल गवर्नमेंट जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, रन कर रही है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में, उसकी बात हो रही है। और नंबर 6 पे क्या है जी, कंप्लीट डाइकोटमी ऑफ पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो डाइकोटमी ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर भी समटाइम कहा जाता है कि भाई एग्जीक्यूटिव एक साइड पे है, लेजिस्लेटिव एक साइड पे और जुडिशरी एक साइड पे, ये तीन जो है वो सेपरेट ब्रांचेस हैं एक स्टेट की और ये सेपरेटली ही रन होगी, इसी को डाइकोटमी ऑफ पावर कहा जाता है। तो यहां पे इस अप्रोच के अंदर ये कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स जो है वो अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग है, इनका आपस में लिंक नहीं है इस क्लासिकल अप्रोच के तहत। अब इस क्लासिकल अप्रोच के वो तो है मेन फीचर्स। अगर आप बात करते हैं तनकीद की कि इस अप्रोच के ऊपर तनकीद क्या की जाती है कि ये जो रिवायती अप्रोच है या क्लासिकल अप्रोच है, इस क्लासिकल अप्रोच के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों इसको जो है कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स, लोग से बड़ा स्कॉलर्स हैं वो क्यों उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है जी कि ये कैन नॉट गिव कंप्लीट व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसमें बहुत से मल्टीपल इदारे हैं, फिर सब डिवीजन्स हैं उसके, फिर उनके आगे सब डिवीजन्स हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमती इंतजामिया का। तो ये हुकूमती इंतजामिया का जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको, उसका जो व्यू है वो कंप्लीट नहीं दे पा रही, यानी व्यू तो दे रही है लेकिन एक लिमिटेड व्यू दे रही है, चाहे वो 30% है, 40% है या 50% है, लेकिन 100% व्यू देने से ये जो अप्रोच है वो कासिर है। ठीक है, यानी कि उसको 100% अप्रोच नहीं दे रही। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या होता है जी, निग्लेक्ट होता है इसके अंदर एनवायरमेंट एंड इनफॉर्मल फैक्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई जो इनफॉर्मल फैक्टर्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, फॉर्मल तो जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका हायरार्किकल जो पूरा लेवल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो तो फॉर्मल है, लेकिन जो इनफॉर्मल है, जो उसका कल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको यहां पे एनवायरमेंट कहा गया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है या एक कल्चर है, उससे जो है ये निगेट करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो क्लासिकल है। थर्ड क्या है जी, फेल टू गिव अस द कंप्लीट पिक्चर, जैसे मैंने कहा कि ये 100% पिक्चर नहीं देती, इसलिए ये फेल है कंप्लीट पिक्चर देने में। फोर्थ पे क्या है जी, निग्लेक्टिंग सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल है, इनको समटाइम्स जो है इन्हीं को भी साथ में इनफॉर्मल फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन के वो नहीं दे पा रही कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है, जाहिर बात है लोग वहां पे काम करते हैं, तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एरिया से उनका लिंक है, मुख्तलिफ जो है वो सोशो क्लास से उनकी डिवीजन है, उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न डिफरेंट है, हर एक का सोचने का सोशियोलॉजिकल पैटर्न डिफरेंट है उसके बैकग्राउंड की वजह से। तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स के तहत जो है या लॉज के तहत चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे ये फेल है। अच्छा, नंबर 5 पे क्या है जी, क्या नेग्लेक्ट होता है, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही बात रिपीट हो रही है कि भाई जो ह्यूमन एस्पेक्ट है काम का, कि आपने यहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, इस रिवायती जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर ज्यादा फोकस किसके ऊपर हो रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर, कि भाई ये डीसी साहब हैं,
इन डीसी साहब ने ऑर्डर करना है एसी को, और एसी साहब ने नीचे जो है फिर ऑर्डर करना है अपनी जिली इंतजामिया को, और डीसी साहब खुद ऑर्डर्स कहां से ले रहे हैं, वो कमिश्नर साहब से ले रहे हैं। तो ये हिरार्किकल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर के तहत हम ये कह रहे हैं भाई ये काम हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे ह्यूमन है, इंसान बैठे हुए हैं, अब इंसानों का काम का पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए यहां पे फिर प्रॉब्लम्स होती है। इसको आगे हम सेकंड अप्रोच में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें एट द एंड, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट कंप्रीहेंसिव ड्यू टू वन साइडेड पिक्चर, कि ये कंप्रीहेंसिव नहीं है जो क्रिटिकल या रिवायती अप्रोच है, ये रिवायती अप्रोच जो है वो कंप्रीहेंसिव नहीं है। और कंप्रीहेंसिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड पिक्चर दे रही है सिर्फ एक ही, और वो है स्ट्रक्चरल दे रही है, जबकि इनफॉर्मल जो है या फॉर्मल दे रही है, इनफॉर्मल वे वाला हमें व्यू नहीं दे रही। तो ये फर्स्ट जो है वो क्या है जी, फर्स्ट अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की, वो है जी द साइंटिफिक अप्रोच, और यानी कि साइंसी नुक्ता नजर क्या है हमारे पास, जो स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसके नाम को ही देखें तो इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है साइंटिफिक अप्रोच का। इसका मतलब साइंटिफिक हम किसी भी मेथड को तब कहते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल मेथड हो जाए, जब उसमें छोटे छोटे फ्लॉज का ख्याल किया जाए, और खास करके एक सिस्टम के तहत जब चीजें रन होती हैं तो हम उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स में कुछ चीजों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो अब साइंटिफिक मेथड की अप्रोच क्या है जी, मैकेनिकल अप्रोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात ये आप समझनी है कि क्या है, ये मैकेनिकल अप्रोच है किसी भी काम की, किसी भी या एडमिनिस्ट्रेशन की मैकेनिकल अप्रोच है, यानी एक हाई लेवल या मॉडर्न अप्रोच भी इसे कह सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस, जिसमें यह बिलीव किया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो एक साइंस है। अल्टीमेटली जैसे हम ये मानते हैं, स्टार्ट में हमने देखा था कि ये साइंस भी है प्लस आर्ट्स भी है, तो ये मिक्सचर है, लेकिन यहां पे ये माना जा रहा है इस अप्रोच के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है तो ये कहा जाता है जी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो साइंस है। सबसे पहली बात आपने ये दिमाग में रखनी है। अब इसके सपोर्टर्स की अगर हम देखते हैं तो FW टेलर इसके सपोर्टर है, मॉर्नी इसके सपोर्टर हैं, फ्रैंक इसके सपोर्टर हैं, एल गिलबर्ट इसके सपोर्टर हैं, और वार्नर जो है ये इसके सपोर्टर है। ये जो स्कॉलर्स हैं 4 से 5, ये स्कॉलर जो है बेसिकली इस साइंटिफिक अप्रोच के सपोर्टर्स हैं, जो ये समझते हैं कि भाई अगर हमें काम को मैक्सिमाइज करना है तो उसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना होगा, जो कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही होगी। और इसका जो ज्यादा क्रेडिट जाता है वो जाता है जी FW टेलर साहब को। ये जो स्कॉलर थे इन्होंने क्या किया, इसे लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट को। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट थी ये इसके किनके साथ जा रही है, FW टेलर साहब के, तो इसलिए सबसे बड़े जो इसके हामी हैं वो ये हैं। अच्छा, इसमें क्या माना जाता है कि साइंटिफिक अप्रोच के अंदर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड के साइंटिफिक मेथड यूज किया जाएगा इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी, कि भाई मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इफेक्टिव टेक्निक्स को यूज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर, तब जाके वहां पे उसके काम को इनहेंस किया जा सकता है या मजीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, बेटर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं इन प्रोसेसेस को अप्लाई करके। ये क्या है जी, ये वो प्रोसेसेस हैं जो साइंटिफिक मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं नॉर्मली। सबसे पहली चीज क्या है जी, टेक्निक्स हैं, यानी कि हम इन टेक्निक को अप्लाई करके या अपनी टेक्निक्स को बेहतर करके पहले से हम रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्क है कि काम क्या है, किस तरह है, किस नौइयत का है, उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। थर्ड क्या है, टाइम को हम देखना चाहिए, हमारे पास कितना टाइम है उस काम को करने के लिए, मैक्सिमम कितना टाइम दिया जा सकता है, मिनिमम कितना दिया जा सकता है, एवरेज टाइम क्या हो सकता है। अच्छा, 4 पे क्या है, वर्क फ्लो चार्ट्स हमारे पास हो, यानी कि हम उसे बेहतर करने के लिए अल्टीमेटली हम उसे गोल्स के अंदर जो है वो डिवाइड करें, छोटे गोल्स के अंदर, जिसे हम फ्लो चार्ट्स भी कह सकते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फ्लो चार्ट्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कॉस्ट क्या होगी हमारी, हमारा बजट हमें कितना चाहिए, या रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो इस काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए कितने रिसोर्सेज हों। तो इसका मतलब यह है कि हम इन पॉइंट्स को अगर दिमाग में रखते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक अप्रोच के तहत, तो हम काम को मजीद बेहतर कर सकते हैं, यानी बेटर रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं इस अप्रोच के अंदर। मजीद आगे देखते हैं जी अप्रोच क्या कहती है। मेथड कंसिस्ट ऑफ, कि ये जो मेथड है ये साइंटिफिक मेथड ये कितने स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहली चीज क्या है साइंटिफिक मेथड में, हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है वर्क एनवायरनमेंट, कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप फील्ड के अंदर लेट्स सपोज काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जाके वहां काम तो स्टार्ट नहीं कर देना। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब यह है कि आपने सबसे पहले उस एरिया की या जो आपका काम है उसको ऑब्जर्व करना है, अपने वर्क एनवायरनमेंट को, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं जी मुशाहिदा
करना, ठीक है। दूसरे पे हम ये कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि अब आपने जब उसे ऑब्जर्व किया उस काम को, तो अब उसके बीच में से आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है जो आपके काम आएगा। आपने उसे कैसे अप्लाई करना है कि भाई आपके पास वर्कर्स कितने हैं, लेट्स सपोज काम के लिए, ठीक है, कौन सा किस लेवल का है, इंजीनियर्स कितने हैं, यहां पे मैनेजर्स कितने हैं, या आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो उसका मतलब यह है कि टास्क से रिलेटेड आपने डेटा को कलेक्ट करना है। थर्ड पे क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उस डेटा को जो आपने हासिल कर लिया, अब उसको क्लासिफाई करना है, ऑर्गेनाइजेशनल डिवीजन करनी है कि भाई अगर ये जो है ये CNW का है तो उधर जाएगा, फलाना डिपार्टमेंट का उधर जाएगा, जो अकाउंट्स का है वहां जाएगा। तो उसका मतलब डिवीजन हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। नंबर 4 पे क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। वेरिफिकेशन का मतलब है क्रॉस चेक करना या ऑडिट करना कि वाकई में जो डेटा लिया गया ये एक्यूरेट है, यही होना चाहिए था, या इसमें कुछ चेंजिंग है। और नंबर 5 पे क्या है जी, एनालिसिस एंड रिजल्ट। और 8 पे हमने क्या करना है, वो जो डेटा हमारे पास हासिल हुआ, जो हमने चार्ट्स में, फ्लो शीट्स में किसी तरह से अपने पास रिकॉर्ड किया, अब उसको हमने क्या करना है, आउटकम के लिए यूज करना है। तो वो रिजल्ट तब आएगा जब हम उसको एनालाइज करेंगे। तो ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये चीजें अगर हम अप्लाई करते हैं ये बेटर रिजल्ट्स के लिए, और उसके बाद अगर हम ये हैं मेथड ऑफ जिन पे कंसिस्ट होगा, इसको अप्लाई करेंगे, जो साइंटिफिक मेथड का प्रॉपर वे है, तो हमारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। ये स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं। मजीद अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं कि फीचर्स क्या हैं इसके, क्योंकि वो तो मेथड्स थे, वो तो स्टेप थे। अगर खसूसियात की बात करते हैं तो सबसे पहली क्या चीज है जी, रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड, के जो रिवायती तरीकाकार था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको इसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये उसके अगेंस्ट में आई ना। एक जगह पे रिवायती मेथड है जैसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर दुनिया ने क्या किया, तरक्की की। जैसे ही तरक्की की तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अब हर चीज को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये नेक्स्ट लेवल है एक किस्म का। अच्छा, और ये समटाइम्स को जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ भी रिप्लेस किया जाता है। जैसे स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है वो खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो यूज की जाती है बेहतर रिजल्ट के लिए। सेकंड फीचर क्या है जी, डेवलप्स मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मैकेनिकल लॉज, कि भाई ये मशीनी तरीकाकार को अप्लाई करेगी मशीनी लॉज के तहत, ठीक है। मैकेनिकल लॉज का मतलब यही है कि वो मजीद जो है वो एडवांस लेवल के होंगे। नंबर 3 पे क्या है, एम्फसाइज ऑन मटेरियल एंड मेथड्स, कि इसमें ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है कि आपके पास जो मटेरियल है वो क्या है, और उस मटेरियल को किस अप्रोच के तहत, किस मेथड के तहत आप जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, 4 पे क्या है जी, सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसकी प्लानिंग जो है वो अलग है और इसकी एग्जीक्यूशन अलग है। जैसे हम कहते हैं जी प्लानिंग जो है वो सियासी लोगों का काम है, ठीक है, या जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनका काम है प्लानिंग करना, और जो फील्ड के वर्कर्स हैं, ठीक है जी, उनका काम क्या है, उसे अप्लाई करना या एग्जीक्यूट करना। नंबर 5 पे क्या है जी, मैनेजर्स प्लान वर्कर्स कैरी आउट दोस प्लान्स, कि मैनेजर क्या करेगा, वो इसको प्लान करेगा कोई भी वर्क है, और वर्कर्स जो हैं उसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड लेवल पे लेके जाएंगे। नंबर 6 पे है इसका नेक्स्ट फीचर, इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसका फायदा ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैंने साइंटिफिक मेथड है। इंश्योर्स हाई प्रोडक्टिविटी, और हाई प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंश्योर करेगा। और साइंटिफिक मेथड अगर आप ज्यादा देखें तो हमें जो मल्टीनेशनल या खास करके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, ऐसे ही है। और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो साइंटिफिक मेथड के अंदर आज के टाइम पे हम देखते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा हासिल करते हैं। खास करके जो इंडस्ट्रियल या आईटी का जो रेवोल्यूशन है इसके बाद तो ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अचीव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इसका और काम क्या है जी कि मैनेजमेंट के दरमियान में और वर्कर्स के दरमियान में जो है वो हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन पैदा करनी है। अच्छा, नंबर 8 पे क्या है जी, एस्टैब्लिशेस डाइकोटमी पॉलिटिक्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स को हमने डिफरेंट रखना है और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट रखना, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर काम होगा तभी काम के अंदर जो है वो स्पीड आएगी। और लास्ट पे क्या है जी, इंश्योर्स साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल्स एंड वर्कर्स, कि जो हमने वहां पे स्टाफ हायर करना है, ठीक है, वो स्टाफ क्या होगा जी, वो स्टाफ हमने साइंटिफिक सिलेक्शन के तहत, साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब यही है कि हमने जो स्पेसिफिक वर्क है जिस भी काम के लिए करना है, जैसे आज के टाइम पे हम टेक्नोक्रेट का बहुत ज्यादा देखिए जिक्र सुनते हैं, तो टेक्नोक्रेट का मतलब होता है कोई भी अपनी जिस पोस्ट के लिए उसको गवर्नमेंट हायर करती है वो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है उसकी,
ठीक है, ना कि ब्यूरोक्रेट वो काम करें बल्कि टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड होते हैं अपनी फील्ड के अंदर या टॉप लेवल के लोग होते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमारी जॉब है, अकॉर्डिंग टू जॉब टाइटल क्या करना है, उनको हायर करना है और फिर जॉब टाइटल के अकॉर्डिंगली उनकी ट्रेनिंग करनी है, तब जाके वो बेहतर तरीके से साइंटिफिक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकेंगे। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो रिवायती लोग हैं, वो रिवायती लोग इस साइंटिफिक मेथड के अंदर फेल हैं, वो इससे वो रिजल्ट्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो ना तो टेक्निकल है ना ही वो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक जॉब जो है वो हुए थे। अब जैसे आज देखिए, आज हम देखते हैं जी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लास्ट में मैंने बात की थी कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में क्या कहा जाता है कि भाई कैडरे आप इस तरह से बनाएं कि ये जो बिजनेस वाले लोग हैं इनको इस साइड पे भेजा जाए, डेवलपमेंट की साइड पे ये जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं उनको अलग से भेजा जाए या उनका रास्ता रोका जाए और उनको अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम करने दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो जिस टेक्निकल फील्ड से आ रहा है या जो भी इसकी एजुकेशन है उसी डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो। क्योंकि वो 5 साल कुछ और पढ़ता रहा और यहां पे आके जो है ना, एक बंदा डॉक्टर है और आके यहां पे डीसी बन गया, तो अब जाहिर बात है उसके अंदर वो स्किल्स हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पे शायद अगर एक एमबीए बंदा है, एमबीए ने भी मैनेजमेंट सीखी हुई है, तो अल्टीमेटली यहां पे भी आके वो मैनेजमेंट ही करेगा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है इस काम को। इसी तरह से एक सोशल साइंस वाला बंदा है, उस सोशल साइंस को अगर ट्रेड और कॉमर्स के अंदर आप लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, बजाय इसके कि वहीं पे एक बिजनेस या कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो वहां पे लगाएगा। तो साइंटिफिक मेथड का पर्पस ये है कि आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और उसके लिए आपको जो है टूल्स वो यूज करने पड़ेंगे या रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी। तो ये जो साइंटिफिक मेथड्स के मानने वाले हैं और ये वो चीजें सारी हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई भी देती हैं। तो लेकिन अब इसके ऊपर भी तनकीद मौजूद है। तो अगर इसकी हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि भाई जो साइंटिफिक मेथड है इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, तो सबसे पहला इसके ऊपर क्रिटिसाइज क्या किया जाता है, अप्रोच इज इर्रेशनल। सबसे पहली बात क्या कही जाती है कि ये इर्रेशनल है, गैर अकली है। यानी गैर अकली का मतलब ये है कि ये कोई शऊरी तौर पे अप्लाई नहीं हो सकती उस तरह से जैसे अप्लाई से होना चाहिए। और ये स्ट्रेस देती है बहुत ज्यादा मैकेनिकल एफिशिएंसी के ऊपर, यानी कि आपने काम को मशीनरी के थ्रू जो है वो काम करना है, ज्यादा फास्ट करना है, जबकि ह्यूमन फैक्टर जो है इसके अंदर नेग्लेक्ट किया जाता है। ह्यूमन फैक्टर का मतलब यह है कि काम करना किसने है, काम एक्चुअली में इंसानों ने ही करना तो नहीं, करवाना इंसानों ने है, लेकिन यहां पे इंसानों को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई बल्कि मशीनों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि है साइंटिफिक तो अल्टीमेटली मशीनों को होगी। तो इसलिए इसके ऊपर यह क्रिटिसिज्म किया जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, नॉट बेनिफिशियल। ये कहा जाता है ये बेनिफिशियल नहीं है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए, क्योंकि वर्कर्स से जब आप हाई प्रोडक्टिविटी लेंगे और उनको इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो बोर हो जाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, हर टाइम पे लगे रहते हैं कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट जॉब हो जाए। क्यों, वो कहते हैं भाई गवर्नमेंट में सुकून है, चिल है, 60 साल जॉब करनी है, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। इसका मतलब यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन साइंटिफिक वर्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से क्या है, वर्कर्स की जो है ना वो 8 घंटे उन्होंने काम करना है तो 8 घंटे वाकई में काम करेंगे, इवन 8 के बजाय 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एक बंदा 8 घंटे की जॉब पे जाता है, मुश्किल से 2 घंटे उसका काम होता है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म वाकई में जायज है। थर्ड पे क्या है जी, और खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए भी क्रिटिसिज्म जायज है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इंसेंटिव्स का कोई इस तरह से हमें देखने को भी नहीं मिलता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो प्राइवेट पे तो फिर इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा, ये एम्फसाइज कर रहा है जी इंडिविजुअल वर्कर के ऊपर, ये भी गलत है। ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि जब हम साइंटिफिक मेथड में जाएंगे तो हम चीजों को बहुत नीचे तक हम उन्हें डीकोड करेंगे, हम उन्हें खोलेंगे, एक एक वर्कर को हम टास्क देंगे, तो बजाय से कि हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक टास्क दें, पूरी फील्ड को हम एक टास्क दें। अच्छा, डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को आप जो है यानी सियासत को आप जुदा कर दें एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंतजामिया और सियासत साथ साथ ही हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये भी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्या है जी, पॉलिटिकल पॉलिसीज नॉट टू बी मेड विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर भी, यानी ये को रिलेटेड है ना, कि अगर सियासत जुदा नहीं हो सकती इंतजामिया से तो इसी तरह से इंतजामिया भी जो है वो जुदा नहीं हो सकती सियासत से, क्योंकि उसने पॉलिसीज अप्लाई करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। बनाएगा कौन, बनाएगा तो पॉलिटिकल लोग, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड के ऊपर क्रिटिसिज्म है। तो एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मैं भी कह सकते हैं कि मे बी मोर एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न डे वर्क एनवायरनमेंट, कि भाई ये गो के इसके अंदर बहुत सी तनकीदें मौजूद हैं, लेकिन शायद कि यही जो है वो वे आउट है, या मुस्तकबिल जो है अगर हम ये कह सकते हैं तो इसी चीज का है। मुस्तकबिल में साइंटिफिक मेथड ही हमें हर जगह पे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे अब IT है, मशीनरी है, तो हर जगह पे वर्क फोर्स को जो है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, रोबोटिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप देखिए आजकल जैसे बहुत ज्यादा
चर्चा हो रहा है चैट जीपीटी वगैरह का, तो ये चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर सूरत आनी ही आनी है, बेहतरी के लिए आनी है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिवनेस एक पैदा होनी ही है। सो इसका फ्यूचर में चांसेस ज्यादा है ट्रेडिशनल के मुद्दे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, वो तो गुजर गया। तो ये हमारे पास यहां पे दो अप्रोचेस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, यानी कि इंसानी ताल्लुकात का नुक्ता नजर।